हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं की जो हमारी स्पर्श पुस्तिका जिसका चयन मैंने किया है उस पुस्तिका का जो 4th चैप्टर है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, जी हाँ, उसी पाठ के बारे में आपको मैं जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। तो चलिए चलते हैं जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनकी तरफ। जो हमारा पहला प्रश्न है, रामन भावुक प्रकृति के प्रेमी के अलावा और क्या थे। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो एक भावुक प्रेमी, प्रकृति से प्रेम तो करते थे, उसके अलावा और वो क्या थे, वो कैसे थे। रामन भावुक प्रकृति प्रेम होने के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक और सुयोग्य शोधकर्ता थे। मतलब किसी चीज़ के बारे में जानने वाले, वो किसी चीज़ को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहते थे। ठीक है, तो वो प्रकृति से प्रेम तो करते थे, उसके साथ साथ चीज़ों को जानने के जिज्ञासु रहते थे। ठीक है, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन कौन सी दो जिज्ञासाएं उठी। जब उसने समुद्र को देखा तो उनके मन में किस प्रकार की जो जिज्ञासा थी वो उत्पन्न हुई। सबसे पहले कि समुद्र का पानी है वो रंगीन क्यों होता है, और दूसरी जिज्ञासा उनकी ये थी कि समुद्र के पानी का रंग वो नीला क्यों होता है। तो इस प्रकार की जो दो जिज्ञासाएं थी उनके मन में विकसित हुई। ठीक है, रामन के पिता ने उनमें किस विषयों की सशक्त नींव डाली। जो उनके पिताजी थे उन्होंने कौन कौन से विषय के बारे में ज़्यादा उनकी जो नींव थी वो स्ट्रॉन्ग बनाई, इंटरेस्ट था वो ज़्यादा उसकी तरफ से आकर्षित किया। तो उनके जो पिताजी थे उन्हें भौतिक एवं गणित की उत्तम शिक्षा दी थी, उनके लिए बाद में बहुत कारगर साबित हुई, क्योंकि वो अपने गणित और भौतिक विज्ञान के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, रुचि लेते थे। वाद्य यंत्रों की ध्वनि के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि किस प्रकार से वो जो वाद्य यंत्र होते थे उनके जो साउंड थी, ध्वनि थी, उसके साथ जो रामन थे वो क्या करना चाहते थे। तो यहाँ पे वाद्य यंत्रों की जो ध्वनि के अध्ययन के द्वारा रमन उनके पीछे वैज्ञानिक रहस्यों पर्दा उठाना चाहते थे और दुनिया को यह बताना चाहते थे कि भारत के वाद्य यंत्र भी विदेशी वाद्य यंत्रों में किसी भी मायने में कम नहीं है। जो हमारे इंडिया में जो वाद्य यंत्र होते हैं तो वो बताना चाहते थे कि बाहरी जो फॉरेन में, बाहरी जो विदेशी देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हमारे जो इंडिया के वाद्य यंत्र हैं वो भी किसी देशों से कम नहीं हैं। सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रमन की क्या भावना थी, उन्होंने क्यों सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, उसके पीछे की उनकी जो भावना थी वो क्या थी उसे लेकर। सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रमन की एक उत्कृष्ट सोच शामिल थी, जो उन्हें किसी भी सुख सुविधा से परे एक राष्ट्र, एक उत्तम ज्ञान देने के लिए आकर्षित कर रही थी। तो उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ना क्यों मतलब डिसाइड किया था, ऐसी कौन सी भावना थी। वो चाहते थे कि वो एक उत्तम राष्ट्र का निर्माण कर सके। ठीक है, और वो पूरे देश के अंदर विज्ञान के प्रति जो जागृति होती है वो लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे पूरे देश में विज्ञान को लेकर हर कोई बच्चा, हर कोई इंसान इसमें रुचि दिखाए। तो वो उसके बारे में, उसके विकास की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी जो नौकरी थी वो छोड़ने का फैसला लिया। रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोल रहा था। तो रामन प्रभाव की खोज के पीछे रामन की खुद की जिज्ञासा उत्पन्न सवाल हिलो रहा था कि पानी का रंग नीला क्यों होता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि पानी है उसका रंग वो नीला क्यों होता है, तो सबसे ज़्यादा तो उसके ऊपर प्रभाव अपनी ही खुद की जिज्ञासा का पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया। प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि एक सूक्ष्म कणों फोटॉन से मिलकर बनी है जो बहुत ही तीव्र गति से गतिशील करती है। रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया। तो रामन की जो खोज थी उन्होंने किस प्रकार से अध्ययन करने के बाद में जो परिणाम निकले उनको सहज बनाया उन्होंने। तो रामन की जो खोज थी पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं के बारे में जो उन्होंने खोज की थी उसके अध्ययन से उसको सहज बनाया था।
तो चलिए हम पाठ के जो लिखित प्रश्न हैं अभी जिसके उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में देने होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी, मतलब उनके दिल की इच्छा क्या थी। यहाँ पे दिल्ली किसी राज्य के बारे में नहीं बताया गया, यहाँ पे दिल, उनके दिल के बारे में जो उनकी इच्छा थी वो क्या थी जब वो कॉलेज में थी, वो हमें बताना है। कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा वह एक नई वैज्ञानिक प्रयोग करे और अपना पूरा जीवन शोध कार्य में लगा दे। तो वो चाहते थे कि अलग अलग प्रकार की जो वैज्ञानिक प्रयोग जो होता है वो करना चाहते थे और अपना जो पूरा जीवन है वो उन्हीं के शोध कार्यों में लगाना चाहते थे। परंतु उस समय भारत के शोध कार्यों को करने के लिए व्यवस्थित अनुसंधान केंद्र नहीं थे, इसलिए वो उसे करियर के रूप में नहीं चुन सके। वाद्य यंत्रों की की गई खोजों से रामन भी कौन कौन सी भ्रांतियों को तोड़ने की कोशिश की। किस प्रकार से जो वाद्य यंत्रों की खोज थी वो रामन ने की थी और किस प्रकार से उन्होंने उनकी भ्रांतियों को तोड़ने की कोशिश की थी कि उनके मन में क्या था वाद्य यंत्र को लेकर, उनकी सोच कैसी थी। तो रामन ने देसी एवं विदेशी दोनों वाद्य यंत्रों को अपने प्रयोग किए, पर उन्होंने उनके इसके माध्यम से पश्चिमी देशों इस बात को तोड़ने की कोशिश की कि वाद्य यंत्र भारतीय वाद्य यंत्रों से अधिक उत्तम है। तो उन्हें पता चला कि किस प्रकार से भारतीय जो वाद्य यंत्रों से कहाँ के वाद्य यंत्र हैं जो ज़्यादा उत्तम है, पश्चिमी देशों के। उन्होंने उसके ऊपर पूरी रिसर्च की और फाइंड आउट किया। रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था, तो अपनी जॉब को लेकर उनके लिए जो निर्णय था वो कौन सा निर्णय था जो बहुत ज़्यादा कठिन था। रामन ने जब आशुतोष मुखर्जी ने उनसे सरकारी नौकरी को छोड़कर कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पद देने के लिए आग्रह किया तो यह उनके लिए कठिन समस्या बन गई थी। उस समय रामन जिस सरकारी पद पर थे उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा थी और वहाँ की सुविधाएं भी बहुत मिलती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पर मिलती थी। परंतु कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की पद की ना तो उतनी उस समय हैसियत थी और ना ही वहाँ पर इतनी सुविधाएं दी जाती थी। अंत उनके लिए सबसे ज़्यादा कठिन निर्णय था जो उन्होंने उस टाइम पर लिया। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया उन्होंने। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर बहुत सारे जो पुरस्कार थे वो दिए गए थे। तो उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। उसके बाद 1920 ईस्वी में उन्हें सर की उपाधि दी गई थी। 1930 ईस्वी में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार होता है वो उन्हें प्रदान किया गया था। और इस प्रकार से 1954 में उन्हें भारत रत्न सम्मानित पुरस्कार था वो दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था और भारत रत्न जो पुरस्कार था वो 1954 में दिया गया था। सोवियत संघ का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार भी उन्हें मिला था। ठीक है, इस प्रकार से रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया। ऐसा क्यों कहा गया है? जब उनको काफ़ी अवार्ड दिए गए, काफ़ी सारे पुरस्कार दिए गए जिससे हमारे भारत को भारत के लोगों को एक अलग पहचान मिली और उनके अंदर एक चेतना की भावना जागृत हुई। तो ऐसा क्यों कहा गया है? रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीयों के अंदर से अवधारणा को निकाल दिया था कि वो अंग्रेजों से किसी भी मायने में कम है, क्योंकि जैसे जो काम जो रामन ने करके दिखाए थे और उन्हें जो अवार्ड मिले थे जिन कामों की वजह से, तो उन्हें देखकर यह चीज़ लगने लगी थी कि हम किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को भी एक मार्गदर्शन दिखाया था। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया था। तो भारत के जितने भी लोग थे, भारत के जितने भी आने वाली पीढ़ी के बच्चे थे, उन सबको उन्होंने एक नई राह दिखाई थी कि इस प्रकार से हम भी किसी से कम नहीं हैं और हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। चलिए पाठ के जो अभ्यास प्रश्न उत्तर है 50 से 60 शब्दों में जिनके हमें उत्तर देने हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। रामन ने प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा है? जो स्टार्टिंग में उन्होंने शोध कार्य किए थे उन्होंने आधुनिक हठ योग क्यों कहा है उन्हें? रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग इसलिए कहा गया है क्योंकि
वह एक सरकारी अफसर थे और इस कारण उनकी जो दिनचर्या थी वो मतलब पूरा व्यस्त रहती थी, एकदम बिजी रहती थी। लेकिन जब भी उन्हें फुर्सत मिलती थी वो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम करते थे। जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर काम करते थे। उपकरणों का अभाव में उन्हें अपनी वैज्ञानिक एवं अनुसंधान रुचि से वंचित न कर सका। उनके आरंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग कहा गया है। तो वहाँ पर इतनी मशीन नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पर, लेकिन उपकरणों की कमी थी। बट फिर भी जो अनुसंधान था वो उनसे दूर नहीं रह पाया, वो वहाँ पर जाता था और उसके अंदर काम करता था। रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे ऐसे क्यों कहा गया कि रामन की जो खोज है वो रामन प्रभाव है? तो रामन प्रभाव वह प्रभाव है जो रामन के उस प्रश्न के उत्तर के रूप में आया था। उनके मस्तिष्क में तब कौन सा प्रश्न था? सबसे पहले जब वो समुद्र यात्रा पे गए थे तो कि समुद्र का जो पानी है वो नीला क्यों होता है? इस प्रभाव के अनुसार प्रकाश एक वर्णीय किरण है। यदि वह इसी तरह से लिया ठोस रावेदार पदार्थ से गुजरती है तो वह या तो ऊष्मा की ग्रहण करती है या फिर वो ऊष्मा को त्याग देती है। इस प्रकार उनके जो वर्ण थे वो उसमें परिवर्तन आ गया। उनके द्वारा कहे गए जो शब्द थे उनके अंदर चेंज आया। ठीक है। रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से जो कार्य थे वो संभव हो सके थे? तो रामन प्रभाव की खोज से बहुत सारे कार्य ऐसे थे जो संभव हो चुके थे। सबसे पहला, विभिन्न पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया था। ठीक है। पदार्थों की आंतरिक संरचना जानने के बाद उनका प्रयोगशाला में कृत्रिम उत्पादन संभव हो चुका था। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उनके प्रभाव के बाद में जो चेंज में आई। ठीक है, बदलाव में आई। देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपने जो भी इस पाठ में सीखा है किस प्रकार से चंद्रशेखर रामन का सहयोग रहा है हमारे देश के विकास में, वो आप अपने खुद के शब्दों में संपूर्ण उत्तर में लिख सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पाठ का सार था जो आपको उसके बारे में बताया था, आप चाहो तो एक बार सार को पढ़ सकते हो। उसके बेस पर आप यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है अपने आप से लिख सकते हो। तो मैं चाहती हूँ इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप से अपने शब्दों में लिखिए कि आपने इस पाठ से क्या समझा, कितना आपको चंद्रशेखर के बारे में पता चला कि उन्होंने हमारे देश के विकास के लिए क्या क्या काम किए। चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्द में लिखिए। तो उनके लाइफ से आपको क्या क्या चीज़ हैं जो आपको मोटिवेट के रूप में एक मिली है, आपको क्या सीखने को मिला है उनके जीवन से, वो आपको यहाँ पर लिखना है। सर चंद्रशेखर वेंकट के रामन के जीवन से में सबसे पहले यही संदेश प्राप्त होता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें खूब डटकर मेहनत करनी होगी और कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं। सुख सुविधा से बढ़कर हमारे लिए देश के हित होना चाहिए। हमें अगर जैसे कि उन्हें सरकारी जॉब थी, वो सरकारी जॉब में काम करते थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी जॉब को छोड़ दिया क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे राष्ट्र का निर्माण हो। उसी प्रकार उन्होंने बताया है कि अपने सुख से ज़्यादा हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, हमें हमारे देश के हित के, देश की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही एक जिज्ञासु मनुष्य भी होना चाहिए। वो आसपास में हो रही घटनाओं पे प्रश्न उठा सके, जो हमारे आसपास में इर्द गिर्द में कुछ होता है हम उसके ऊपर सवाल उठा सकें, कुछ जानने के इच्छुक भी होने चाहिए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं महत्वपूर्ण थी। ऐसा क्यों? सर वेंकट रामन के विषय में इस कथन का जो इस्तेमाल किया गया है, इसका आशय यह है कि उन्होंने अपनी सारी की सारी जो जिंदगी थी वो सुख सुविधा छोड़कर बच्चों को विद्या दान देना उचित समझा। विद्या दान होता है एक टाइप का विद्या प्रदान करना। तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में ना सोचते हुए बच्चों के लाइफ के बारे में सोचा, और उनकी जो विद्या अर्थात माता सरस्वती की आस्था का प्रमाण है। तो उन्हें जो नॉलेज उनके पास में थी वो चाहते थे कि वो बच्चों को भी दें। तो उनका सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रमाण है वो यही है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर देश के हित के बारे में काम किया था। हमारे पास ऐसी ना जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो
अपने लिए पात्र की तलाश में है। तो कितनी सारी चीज़ें ऐसे हमारे इर्द गिर्द जिनसे हमें काफ़ी सारे सवाल हमारे दिल में उठते हैं, जिनके हमें जवाब खोजने चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा गया है? सर रामन ने वाद्य यंत्रों का शोध किया, जिसके पीछे विज्ञान का उजागर किया गया था कि जल पर रामन प्रभाव खोज दुनिया को यह संदेश दिया कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई तो विज्ञान अवश्य है, जिसे हम उजागर करना है और हमारे विश्व को एक नया ज्ञान प्रदान करना है। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण है। जी हाँ, ये मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया था। अब हमारे जो पाठ के अंदर जो भाषा ज्ञान है सिर्फ वो बाकी है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपके अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको बताए हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, आप मुझे कमेंट एरिया में अपना डाउट है उसके बारे में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।